अलवीरा रशीद जो हैं वो बानिहाल से हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के लिए हमने रिकमेंड किया है। मिसेस शमीम अख्तर जो हैं गांधरी से, उनको डिस्ट्रिक्ट रामबन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए हमने उनको रिकमेंड किया है। गुलशना परवीन हैं, डीडीसी की हमारी सिटिंग काउंसलर हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए रिकमेंड की हैं। मिसेस इरम सबा असर रामबन से हैं, उनको वाइस प्रेसिडेंट के लिए रिकमेंड किया हुआ है। और बाकी हनीफा बेगम जी हैं, हरप्रीत कौर साहिबा हैं, तस्कीन फातिमा है, राशिदा बेगम, और बाकी लिस्ट जो है वो मैडम खुद अनाउंस करेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वुमेन विंग जो आज जो कॉन्स्टिट्यूट हुई और अनाउंस हो रही है, उनके काम से, उनकी मेहनत से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ज़िला रामबन के अंदर और मजबूत हो जाएगी और स्ट्रेंथन हो जाएगी। और हमें उम्मीद है कि ये हमारी जितनी भी हमारी जो ये टीम बनी है, ये बड़ी कमिटेड और बड़े हाईली एजुकेटेड हमारी यहाँ पे ये जो ऑफिस बेयरर्स बनने जा रहे हैं, बड़े डेडिकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और बहुत मेहनती है। और हमें उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इनके इस वुमेन विंग मैडम सतवंत कौर डोगरा जी की सरबराही में, रतनलाल गुप्ता साहब की सरबराही में दिन रात मेहनत करके इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को और मज़ीद करने में और इसकी फर्दरेंस के लिए दिन रात काम करेंगे, ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सीसा पिलाई दीवार की तरह पूरे न सिर्फ ज़िला रामबन में बल्कि पूरा रियासत के अंदर मजबूत हो जाए। शुक्रिया। गुप्ता साहब, पार्टी की प्रोविंशियल वुमेन प्रेसिडेंट मैम सतवंत कौर और तमाम यहाँ आए हुए मेहमान और पार्टी के ओहदेदारों का मैं वेलकम करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। मैं आज पार्टी ने मुझे एक ओहदा सौंपा है, मैं पार्टी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा और रामबन ज़िला के जो पार्टी मेंबर्स हैं जिन्होंने हमें इस पार्टी का ओहदा दिया और काम जिम्मेदारियां संभालने के लिए आज मौका दिया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं पार्टी के साथ, हम और मेरी टीम, हम पार्टी के साथ हमेशा शाना बशाना बिछा के चलेंगे। जब भी पार्टी को जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी हम हाजिर हैं। हम पार्टी की कामयाबी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। शुक्रिया। काम सेक्रेटरी का ही काम ज़्यादा है। ये सर से ज़्यादा कौन जान सकता है? ये इधर से भी ये आप लोग ना ऐसा होता है। चलो आ जाओ अमीना जी। नहीं सर, बुलाते किस लिए? इंसर्ट के लिए। इंसर्ट सारे घुसते हैं अंदर। अभी देख लो फोटो। इधर से आना भी नहीं है। ये लीजिए अपना पर्स। अपना पर्स। लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। मैडम जी आगे देखिए, उधर देखिए, उधर देखिए। आप खड़े ठीक है, उन्हें आके कर लो। श्री ज्ञानचंद जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शिब्बर जी, ऐसा है कि जो यहाँ हम बैठे हुए हैं, जिस मंदिर का निर्माण भी हमारे स्वर्गीय डीएसपी श्री ज्ञानचंद जी शर्मा ने किया था, जिस चीज़ की शुरुआत कोई करता है वो वर्षों तक चलती है, लेकिन आज यही चीज़ हमें देखने को मिली। कहते हैं ये सादगी या हुनर या अपनेपन की नहीं देखा, किरदार तो बहुत देखे हैं ज़िंदगी में, मगर ज्ञानचंद शर्मा जैसी शख्सियत भी नहीं देखी। ज्ञानचंद शर्मा जी हमारे समाज के एक ऐसे महान शख्सियत थे जिन्होंने एक पुलिस डिपार्टमेंट को ही नहीं, हमारे समाज को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, उन्होंने अपने साथ चलाया और साथ चलाने की पूरी कोशिश की। मैं इसी संदर्भ में जहाँ जितने भी लोग यहाँ इन्होंने श्रद्धांजलि यहाँ दी, तन मन धन से यहाँ आए, अपना टाइम निकाला, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। लेकिन ऐसे शख्सियत का एक समाज से जाना, एक समाज को बहुत बड़ी क्षति होती है, उसकी भरपाई करना जो बहुत बड़ा मुश्किल होता है। इंसान तो आते जाते हैं, लेकिन कोई हज़ारों युगों के बाद एक ऐसा इंसान जो पैदा होता है जो एक समाज को
सीधे रास्ते पे लाता है, कि अच्छे ढंग से उसे चलाता है। कहते हैं कि अगर किसी से कर्ज लिया जाता है, कर्ज आदमी मुका लेता है, लेकिन जो किसी का एहसान होता है, चाहे वो 1000 जन्म भी ले, वो एहसान कभी किसी का नहीं मुका सकता। इसी के साथ में ज़्यादा ना बोलते हुए मैं दिल की गहराइयों से मैं कहता हूँ कि ज्ञानचंद शर्मा जी को भगवान अपने चरणों में निवास दे, और शेष जो परिवार है उसके बीच में उन्होंने इतनी बहादुरी के काम किए जो कि हमारे J&K क्या हिंदुस्तान में शायद ही किसी ने किए होंगे। हमारे समाज को, गांववासियों को, खासकर हमारे खानदान को बहुत बड़ी कमी हुई है डीएसपी ज्ञानचंद के मरने से। मरते बहुत लोग हैं, लेकिन जो मरना श्री ज्ञानचंद जी का हुआ है, 5-7 हज़ार आदमी उसकी जो शमशान घाट में, ये देवों के देव, शेरों में बब्बर शेर थे, और इन्होंने धर्म और अधर्म की जंग लड़ी। मिलिटेंसी के दौर में उन्होंने बड़े बहादुरी के साथ पूरी स्टेट नहीं बल्कि आस पास की स्टेटें जो पंजाब हिमाचल प्रदेश तक मिलिटेंसी में को ख़त्म करने में इनका और इनके सहयोगियों का बहुत भरपूर सहयोग रहा है। तो ये कर्मकांडी थे, जो लोग धर्म पर चलते थे उनकी रक्षा की, बहादुरी से रक्षा की, और अधर्मियों का सत्यानाश किया। जितने गुंडे शैतान लोग थे, ज्ञान जी का नाम लेकर भी जम्मू में वो डरते थे और खौफ से बाहर नहीं आते थे। ज्ञान जी की मौत हमारे लिए वो दुख की बात है। इसी तरह हमारे एक करीबी रिश्तेदार यशपाल शर्मा जी, पुंछ में उनका देहांत हुआ, तो उस दिन से मैं किशोरी दास समझ रहा हूँ कि मेरा शरीर आधा हो गया है। लेकिन जब भाई ज्ञानचंद की मृत्यु हुई तो मैं समझ रहा हूँ कि आधे से भी आधा नहीं रहा हूँ मैं। बहुत दुख है। और मेरे पास जब भी आए उन्होंने क्रशर पर या मंदिर में मेरे को बुलाया, कहने लगे भाई साहब आपके आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये सब कुछ बना। कहते हैं कि ईश्वर जो है एक सदी में 1 या 2 व्यक्तियों को इस समाज में भेजता है, जो कि आकर इस समाज में समाज का ध्यान रखते हैं, उसकी उन्नति का, उसके विकास का और गरीबों की हेल्प करते हैं। ये उनमें से एक व्यक्ति ये हमारे स्वर्गीय ज्ञानचंद जी शर्मा थे। आज हमारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस लंबेड़ी में, उस स्थान पर जो कि ज्ञानचंद शर्मा जी का ही बनाया हुआ है ये मंदिर, यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, ताकि दे रहे हैं उनको श्रद्धांजलि। हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ज्ञानचंद शर्मा जी की आत्मा को ईश्वर स्वर्ग में वासा करे, उनके परिवार को हिम्मत दे इस दुख को भोगने की, और साथ ही साथ ये जो हमारी युवा पीढ़ी यहाँ पर इकट्ठी हुई है, जो उनके अच्छे काम किए हुए हैं उनकी ये नकल करे। तो मैं एक बार फिर ईश्वर से यही प्रार्थना कर। हमारे गांव के एक बहादुर और निडर श्री ज्ञानचंद शर्मा जी, जो कि एक छोटी सी पोस्ट से, मानो कि सिपाही की पोस्ट से डीएसपी जाना इतना आसान नहीं है, और अभी वो और आगे जाते, अगर 58 जो इन्होंने एक रखा था रिटायरमेंट, 1 महीने के बाद उन्होंने 60 कर दिया गवर्नमेंट ने, अगर 1 महीने बाद वो जाते तो वो एसएसपी रिटायर होते। हमारे यहाँ गांव में ज्ञानचंद शर्मा जी का इतना बोलबाला, इतनी मदद
गांव में उन्होंने की, आगे पीछे की, जितने कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, इस जगह पर कभी कोई पहुंचना ही मुश्किल था। यहाँ पर अभी तो रोडें बन गई हैं, उस समय उन्होंने घोड़ों के ऊपर बजरी, रेता, सीमेंट उठवाकर ये मंदिर यहाँ पर बनवाया, और इस मंदिर की जो जितना भी कार्य हुआ सब उन्होंने किया। ज्ञानचंद शर्मा जी एक हो जाते थे लोग, जबरदस्ती दिलों पे राज नहीं हुआ करते। आज हम सब लंबेड़ी वासी यहाँ स्वर्गीय रिटायर्ड डीएसपी ज्ञानचंद शर्मा जी को श्रद्धांजलि देने इकट्ठे हुए हैं। जो जैसा कि हम सब जानते हैं, जो जिस इंसान का इस धरती पे जन्म हुआ है उसने इस दुनिया को एक दिन छोड़ के जाना है, लेकिन जो समा इंसान धरती पे बिताता है, क्या उसके कर्म होते हैं, क्या वो काम करता है, उसकी समाज के प्रति कैसी भावना थी, उसकी अपने डिपार्टमेंट में कैसी सर्विस थी, उसने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए क्या क्या किया, वो उसके जाने के बाद याद किया जाता है। ये महान शख्सियत एक कांस्टेबल के तौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती हुए, और इनकी जाबाजी, इनकी जो दलेरी की वजह से अपना परचम इन्होंने अपने डिपार्टमेंट में लहराया, और बाद में प्रमोशनें लेके और एज ए डीएसपी रिटायर्ड हुए जो पुलिस डिपार्टमेंट से। हम सब जब गए जम्मू में, हम सब लंबेड़ी वासियों के लिए बड़ा फ़ख्र का दिन था। हमने देखा वहाँ डीजीसी लेके हर एक विंग का एसएसपी और हर एक विंग के जो जाबाज सिपाही थे। आपने इंटरव्यू में भी सुना होगा कि सब लोगों के जो शब्द थे वो उस सब शब्दों ने हमें भावुक तो किया ही किया, साथ में हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन था कि एक लंबेड़ी जैसे छोटे से गांव से उठ के एक आदमी ने इतना बड़ा अपने डिपार्टमेंट में अपने लोगों के साथ। आप ये देख रहे हैं जम्मू कश्मीर बैंक का एटीएम है। इस एटीएम को यहाँ लगे हुए तकरीबन 8-10 साल हो गए। 8-10 साल में ये एटीएम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल चला है, और 6-7 साल हो गए ये एटीएम एक दिन के लिए ठीक होता है और 30 दिन के लिए बीमार हो जाता है। और इससे पहले भी हमने कई बार डीसी साहब को रिक्वेस्ट की, जेके बैंक की जो हाई कमांड है उनको फ़ोन करके कहा, उनको मीडिया ने कहा कि भाई ये एटीएम जो है आपका 30 दिन में 29 दिन बीमार रहता है, या तो इस एटीएम को चेंज करो या कोई और सिस्टम करो। आप जानते हैं आज ये कोविड का दौर चल रहा है, यहाँ हमारे सामने कोविड टेस्ट हो रहे हैं, यहाँ भी लाइन लगी हुई है कोविड टेस्ट करवाने के लिए। कोविड टेस्ट करवा के हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, पेंशन लेने वाले जो 1-1 हज़ार 500 रुपया पेंशन लेते हैं, उसमें अपाहिज लोग भी हैं। एक दिन वो कोविड टेस्ट करवाते हैं, दूसरे दिन जेके बैंक में जाके लाइन लगाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और फिर भी 150 आदमी ऐसा होता है जिनको अपनी पेंशन नहीं मिलती, जिनको अपना पैसा नहीं मिलता, जिसको और कोई अकाउंट खुलवाना होता है नहीं खुलवा पाते हैं। तीसरे दिन फिर टेस्ट के लिए वहाँ लाइन लगती है, और इसी तरह से ये पूरा कोविड का दौर जो है ये गुजरा है। जनता जो है अब जम्मू कश्मीर बैंक के खिलाफ सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो चुका है। मेरी डीसी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और काम करना चाहते हैं। शायद ये नए डीसी आए हैं, इनको इस जम्मू कश्मीर बैंक के एटीएम का और जम्मू कश्मीर बैंक के बैंक मैनेजर का पता नहीं है। ये दोनों डीसी साहब बैंक मैनेजर भी और ये बैंक का एटीएम भी बीमार रहते हैं। इनका ट्रीटमेंट करवाओ और इनको ठीक टाइम से बैंक मैनेजर साहब को भी कहो कि लोगों को डील करे, वहाँ पर लाइन ना लगाए, यहाँ टेस्ट के लिए लाइन ना लगाए। और ये एटीएम जो है ये 24 घंटे चलना चाहिए। अगर ये एटीएम नहीं चलता तो यहाँ लगाया क्यों है? अगर किसी ने पुंछ जाना है, उसको पैसे की ज़रूरत है, या पुंछ से किसी ने रजौरी या जम्मू जाना है, हाईवे पर ये एटीएम है, तो जब भी यहाँ एटीएम गाड़ी रोक कर ब्रेक मार के एटीएम में जाता है तो एटीएम मिलता है बीमार।
ऐसे तो ऑफिस टंग मार्ग जल रहा है, अचानक आग लगी हुई है, लेकिन फायर सर्विस की अदम दस्तयाबी की वजह से यहाँ पर पूरी बिल्डिंग आग की लपेट में आ गई है। 8 कमरों पर मुश्तमिल बिल्डिंग थी जो पूरी तरह से खाकिस्तान हुई है। फायर सर्विस टंग मार्ग की गाड़ी में पानी न होने की वजह से ये आग इतनी फैली हुई है। वही आस्ता आस्ता फंसा सॉरी, जो कुछ भी इसमें था वो फंस गया पूरा, चाहे अन्वेषण चाहे कुछ भी था। जो है लोगों को मिल सके, मैक्सिमम लोगों को मिल सके। मेरी यही तमन्ना रहेगी कि इस तरह के लोग जो अपने बलबूते पर कुछ करना चाहते हैं वो आगे आए। गवर्नमेंट भी उनके लिए खड़ी है और पब्लिक भी उनके लिए खड़ी है। तो मैं फिर से एक बार इनको मुबारकबाद देता हूँ और बेस्ट ऑफ लक। It's a moment of great honor and privilege for all of us that today the Union Territory of J&K is making its footprints in the startups, and I also congratulate at this moment the Fast Beetle Group, which is emerging as an innovative kind of the logistics. In the coming days, I suppose it will establish its footprints in the remote areas of not only the state but throughout the country. I congratulate Fast Beetle and I hope that it emerge as a role model for the young minds of our state. I find there is already a spark, especially in the youth of our J&K state. There is already a spark, and that spark has to be ignited. Such kind of platforms provide the right kind of environment in ensuring that we are able to establish such more startups in the coming days. First thing, congratulations, Fast Beetle, and the two pioneers that are there. It's an amazing mark, especially a remote state like J&K, which has a mountainous territory. जहाँ मुश्किल ज़्यादा है, बर्फ पड़ती है, बहुत दिक्कतें होती हैं, वहाँ पर डिलीवर कर सकते हैं। पूरे इंडिया में स्किल अप presently, I also happen to be the nodal officer for logistics in the state. As all of you, मैं मीडिया को एड्रेस करना इस मामले में, that हमारे यहाँ जो रेलवे लाइन है वो अगले साल खुल जाएगी श्रीनगर वाली। हमारे यहाँ डीपी रोड हमारा नया ICD और ड्राईपोर्ट खुलने वाला है। हाँ, वो बैक से पीछे आएगा। थैंक यू। Thank you. Thank you. Please felicitate the guests. छोटे से काम के लिए अपने ऑफिस से नहीं निकलना चाहते, डाउनलोड कीजिए फास्ट बीटल ऐप अपने पैकेजेस को कहीं से भी पिकअप या डिलीवर करवाने के लिए। पहले पिकअप एड्रेस फिल करें और फिर टाइम और डेट, पैकेज के वजन और साइज के हिसाब से डिलीवरी चूज करें। इसके बाद डिलीवरी एड्रेस और पेमेंट मोड चूज करके ऑर्डर प्लेस करें। Download Fast Beetle app today. Available on Android and iOS. कोई भी ऑनलाइन बिजनेस चलाना आसान नहीं है। मैं पिछले 5 साल से बिजनेस संभालती हूँ, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस हुई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑर्डर्स को डिलीवर करवाने की है। फास्ट बीटल से हमारे लिए चीज़ें बहुत ही आसान। अभी किस तरीके का ये आपका ऐप रहेगा और किस तरीके से वर्क करेगा? तो बेसिकली अगर अभी देखा जाए हमारे अभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं कुछ भेजना है, दिल्ली भेजना है, बॉम्बे भेजना है, तो आपका पहला इंस्टेंस होता है काउंटर ढूंढें, फिर उससे एक रसीद लें। तो हम ये सब जो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई दूर कहीं बैठा होगा उसको ट्रैवल करना पड़ता है, तो हमने ये सब सारा ख़त्म कर दिया। अब आपको सिंपली डाउनलोड करनी है फास्ट बीटल ऐप, फ़ोन पे ही आपने सारा डिटेल डाल दिया, इवन पैसे भी पे कर दिए, हमारा बंदा ही आएगा, पिकअप करेगा, डिलीवर करेगा। अब ये बेनिफिशियल है कस्टमर्स के लिए और जो बिजनेसेस, क्योंकि अब क्या होता था, कोई ऑनलाइन का ज़माना है, कोई ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं कुछ बिजनेसेस, या बहुत सारे लोग ऐसे थे, उनको ये हिचकिचाहट होती थी, क्योंकि अगर वो उनको ऑर्डर आए भी डिलीवर कैसे करें, दिल्ली बॉम्बे या लोकली भी कैसे सर्व करें। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो एक पिकअप या बिज़नेस को ज़्यादा मायने नहीं देती, क्योंकि उनके लिए काम बड़ा होता है। सो हमने उनके लिए भी एक पर्टिकुलरली एक बिज़नेस ये स्टार्ट किया। कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस आएगा,
सेल आ जाएगी, हमारा बंदा आएगा, पिकअप करेगा, डिलीवर करेगा। तो ये बेसिकली हम प्रॉब्लम कर रहे हैं बिजनेसेस के लिए जो अब नए ट्रेंड बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं, और उन कस्टमर्स के लिए भी जिनको प्रॉब्लम होती थी कुछ चीज़ें डिलीवर करने में। कितने युवाओं को इससे रोजगार जो है वो मिल सकता है? देखिए, अभी की बात देखी जाए, अभी हमारे पास लगभग 75 पीपल ऑफ टीम है। अभी हम अगले नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम देख रहे हैं कि हम और 70 या 80 युवाओं को इसमें और ऐड करेंगे। इसमें सभी जम्मू कश्मीर से हैं या बाहर से? सभी जम्मू एंड कश्मीर से। तो हमारा एक तो हमारे बिजनेसेस है जो कि 900 बिजनेस है जो कि खाली जम्मू एंड कश्मीर से हैं, और जो भी हमारा जो टीम मेंबर्स है वो भी सारे जगह। सो हमारा प्राइम फोकस है एम्पावर टीम्स एंड एम्पावर बिजनेस एज वेल। आपने देखा जो हमारा ये स्मार्ट मीटर जो हमने प्रोग्राम लॉन्च किया, ये एक स्टार्टअप फॉर्मेट में लॉन्च हुआ है। इनकी बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर पहल है, लोकल स्टार्टअप्स हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, ये डिलीवरी होम टू होम देंगे, जिसका मैं भी इस्तेमाल करूँगा जल्दी। तो ये फ़र्क आता है जब एक नया स्टार्टअप आता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड आता है। आपने देखा है ओयो हो, एयरबीएनबी हो, ओला हो, उबर हो, कितने स्टार्टअप्स या फ्लिपकार्ट हो कितना अच्छा काम किया। ये शुरुआत कर रहे हैं नई, जो डिलीवरी सिस्टम में है, बाद में वेयर हाउसिंग में भी जाएंगे। मैंने इनको बहुत विश किया है, बहुत बहुत बधाइयाँ दी हैं कि हमारे और यंगस्टर्स इससे इंस्पायर हो सकें कि वो स्टार्टअप मोड में चलें। यही फ्यूचर है, सरकारी नौकरियाँ फ्यूचर नहीं होती हैं, इसी से इकॉनमी बढ़ेगी। इंडिया आजकल यूनिकॉर्न के मामले में काफ़ी आगे बढ़ गया है, सबसे हाईएस्ट यूनिकॉर्न यहाँ है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है यूनिकॉर्न शेप में जाना जरूरी है, बिकॉज ये नई कंपनी बनाएंगे, वैल्यूएशन होगी और नई प्रोडक्ट्स डिलीवर करेंगे। यही हमारा भविष्य है। सर, क्या जम्मू कश्मीर यूटी में आने वाले दिनों में जिस तरीके से मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो सरकारी नौकरियों की तरफ आ गए, क्या आपको लगता है कि इसके आने से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा? एक मैं छोटा एग्जाम्पल दूं, आपके यहाँ 75 साल में जम्मू कश्मीर राज्य में सिर्फ 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। आज 1 साल से कम में हमें 50,000 करोड़ के ऊपर के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आ रखे हैं, जिनको हम जल्दी ग्राउंड कर रहे हैं। ये जो पैसा है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये नौकरियाँ क्रिएट करेगा, टेक्निकल स्किल्स क्रिएट करेगा, सोसाइटी में बहुत प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करेगा। ये अब वक्त बदल गया, वो बात नहीं रही। जो मैंने एविएशन में देखता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर में हाईएस्ट ट्रैफिक दिसंबर महीने में आया है, जो आज तक नहीं आया है। तो इतनी जब जम्मू में की बात कर लें, 50% ग्रोथ हुआ है आपके पैसेंजर अराइवल में। वो जो 50,000 लोग महीने में आएंगे एक्स्ट्रा, उससे किसी इकॉनमी में फ़ायदा होगा। जम्मू कश्मीर बिल्कुल विकास के दूसरी राह पे चल रहा है। अब ये दूसरा वक्त है, आप भूल जाएं पिछली बार की, एक नया कालखंड शुरू हो गया है जो अमृत काल कहाएगा। तो जम्मू कश्मीर के यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने पे भरोसा रखें, हम आपके साथ हैं। आप स्टार्टअप में आएँ, नौकरियां सरकारी ना खोजें, मिलती हो जरूर करें, पर सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलती हैं, आपको अपना काम करना पड़ेगा। आप शुरुआत करें, ये जो फास्ट मीटर है वही आज एक शुरुआत उस तरह की है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप देखेंगे कोविड के केसेस में काफ़ी सिग्निफिकेंट नुमायां गिरावट आई है, और उसके लिए मैं तमाम श्रीनगर वालों का, आप मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, तमाम मीडिया वालों ने उस मैसेज को काफ़ी आम किया। और हमने देखा कि हर जगह, किसी मार्केट में देखें आप, या जहाँ भी गैदरिंग थी वहाँ हर किसी ने मास्क पहना होता था। तो आप देखें कि थर्ड वेव में जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि 4,000 केस पर डे आएंगे, लेकिन तमाम उन प्रेडिक्शंस को हमारे श्रीनगर वालों ने गलत साबित कर दिया। हमारे 1700 सिर्फ 1700 ही हाईएस्ट पीक पर केसेस गए हैं, और वहीं से नीचे आना शुरू हो गए। और अगर आप देखेंगे, आप 100 के करीब केस निपट गए, 100 के करीब आ रहे हैं, लेकिन हमें इस 100 को जीरो करना है, ताकि कोविड पेंडेमिक है इसको पूरा यहाँ से तभी खत्म होगी जब हम सब मिलकर, कहीं पर भी सेलिब्रेशन का मुकाम नहीं है। हम बिल्कुल नहीं समझे कि बस अब केसेस कम हो गए हैं तो अब हम मास्क छोड़ सकते हैं, बल्कि हमें और ज़्यादा स्ट्रिक्टली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। लगभग 6,000 के करीब एक्टिव केसेस आज भी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। स्कूल्स के बारे में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी इसमें जल्दी फैसला ले लेगी, और इसीलिए मैं सभी से अपील करूंगा कि पेरेंट्स से खासकर कि 15 to 18 ईयर्स जो एज ग्रुप है उसमें वैक्सीनेशन बच्चों का करा के रखें। ये प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ है, स्कूल खोलने से पहले वैक्सीनेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम पूरे एतमाद के साथ स्कूलों को खोल सकते हैं कि उसके बाद हमारे बच्चे सेफ हैं। देखिए, एसिड अटैक विक्टिम जो है उनको गवर्नमेंट ने कंप्लीट, उनका जो इलाज है सारा गवर्नमेंट खुद बेयर कर रही है। उनको जो माली मदद थी वो भी हमने प्रोवाइड की। उनको यहाँ से चेन्नई शिफ्ट किया गया गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से और ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शंस पर। तो हम एसिड विक्टिम के सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि एसिड विक्टिम के कंप्लीट रिहेबिलिटेशन के लिए हम वादाबंद हैं। हम बिल्कुल उसमें कंप्लीट उसका पूरा ध्यान रखेंगे। डॉक्टर्स ने
जो रिपोर्ट दी है उसमें काफ़ी पॉजिटिव प्रोग्नोसिस काफ़ी पॉजिटिव है और हम दुआ करते हैं, हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं कि एसिड विक्टिम जो है, एसिड सर्वाइवर, वो जल्द सेहतयाब होकर वापस अपनी ज़िंदगी जो है शुरू। लोग एकत्रित हुए हैं गढ़ी रामबल और यहाँ इस क्षेत्र के भी, किस तरह की समस्या जो है वो यहाँ? देखिए, जैसा कि हम विरमा पुल पे इकट्ठे हुए हैं, मैं ये बता दूं कि इकट्ठे होने का मतलब ये है कि कोविड के जो सारा प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए हमारे साथ देखिए आप गढ़ी के और वहाँ के आसपास के लोगों के काफ़ी बुजुर्ग भी हमारे काफ़ी संख्या में हमारे साथ हैं। इनका सबका प्रोग्राम यह था कि कम से कम भी 4-5 मैटाडोरा भर के विरमा पुल ब्लॉक करने का प्लान था, लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा कि कोविड का ध्यान रखेंगे, फिलहाल हम आज अपने आपके मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँगे। अगर हमारा ये समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो उसके बाद कम से कम 500-600 लोगों के साथ मिलकर हम यहाँ पे ब्लॉक करेंगे। मसला इस बात का है कि आप देखिए, कुछ महीने पहले जब विरमा ब्रिज जो कि टूट चुका था, उसके बाद जिला प्रशासन ने टेम्परेरी एक पुल बनाया जिस पे उन्होंने कहा कि लाइट मोटर व्हीकल चलेंगी, हैवी व्हीकल बसें ट्रक सारे बंद किए थे। तब तक तो हम भी उनके साथ है कि ठीक है, अच्छी बात है, पुल कहीं फिर से ना गिरे, छोटी गाड़ियाँ। लेकिन आप देखिए, पिछले 2 महीने से गढ़ी से जो जम्मू के लिए बसेस जाती थी या कटरा के लिए यहाँ से बसेस जाती थी, वो बसेस उन्होंने उनका रूट यहाँ से डाइवर्ट करके हाईवे से कर दिया गया है। हमने कहा कोई बात नहीं, शुरू कर देंगे। लेकिन आप देखिए, बड़ी हैरानगी की बात है कि जिला प्रशासन द्वारा क्रीमची, मानसर, पट्टी पंगारा, मोंगरी, जितनी भी यहाँ पे बसें जाती हैं, वीडियो कोच बसेस की बात कर रहा हूँ, छोटी बसें, मेट्रो नहीं, बड़ी बसें, वो इस पुल से जा रही हैं। अभी आपने देखा भी है, मीडिया वालों ने उसमें कवर भी किया, वो बसें यहाँ से जा रही हैं, उस पर पूरी सवारियाँ बैठी हैं। वो बस, मुझे ये समझ नहीं आई प्रशासन का लॉजिक क्या है इसमें कि वो बस यहाँ से जा रही है इसी पुल से क्रीमची के लिए, लेकिन गढ़ी से नहीं जा सकती। पुल तो यही है, तो मुझे समझ नहीं आती, जाके अगर वो गढ़ी से जाएंगी उसका बस का वेट बढ़ जाएगा, या जम्मू के लिए लोग बैठेंगे उनका कोई वेट ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि आप यहीं से अंदाज़ा लगाइए, जो गढ़ी है, गढ़ी के सराउंडिंग, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, 25 गांव पड़ते हैं, जो लोग 25 गांव के लोग सफ़र कर रहे हैं, जिन्होंने पहले यहाँ से मेट्रो रोड पकड़नी है रैम्बल तक, रैम्बल से मेट्रो रोड पकड़नी है फलाटे तक, फलाटे से कम 1-1.5 किलोमीटर पैदल जाके उन्होंने नेशनल हाईवे खड़े होना है जम्मू की बस पकड़ने, और वहाँ पे बस में सीट मिले ना मिले। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, जिसमें हमारे बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों का क्या हाल होता होगा, छोटे बच्चों का क्या हाल होता होगा। आज हम फिलहाल यही मांग करते हैं यहाँ से कि जिला प्रशासन को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको संज्ञान में लें, और जो बसेस यहाँ से जा रही हैं जम्मू के लिए भी, हम नहीं कहते अगर आधे घंटे के बाद बस आप छोड़ते थे पहले, 1-1 घंटे के बाद छोड़िए, लेकिन गढ़ी से जम्मू जाने वाली जो बस है, गढ़ी का रूट फिर से बहाल किया जाए, नहीं तो जैसे हमने कहा, इन लोगों के साथ मजबूरन हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा, फिर शायद जिला प्रशासन की आंख खुलेगी। मैं मेरे साथ जो लोग खड़े हैं, ये भी आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी देंगे। हमें सबसे बड़ी परेशानी ये हो रही है, जितनी भी पब्लिक है, 25 गाँव है हमारे पास, वो बेचारे, बड़ी परेशानी ये हो रही है, जितनी भी पब्लिक है, 25 गाँव है हमारे पास, वो बेचारे इतने सफ़र कर रहे हैं। कभी वो जम्मू से जब शाम को आते हैं, कभी कोई हॉस्पिटल में कोई किसी का भर्ती है, तो वो क्या करते हैं, जब लास्ट गाड़ी वहाँ पहुँचते हैं तो आते समय उनको हमसे कोई मेट्रो नहीं मिलती, वो बेचारे। चलो, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किस विषय को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित की गई है? ये जो, जैसा कि आप जानते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 2-3 दिन पहले जो दी है, उसमें हमारे यहाँ के जो कुछ एरियाज़ हैं, जैसे टिकरी, मांड, मलाड, फलाटा वगैरह के एरिया हैं, इन लोगों, लेकिन उनकी बात ना सुनने का नतीजा आज देखिए कि लोग आज सड़कों पे हैं। हमारे यहाँ तनु से लेकर टिकरी, मांड, फलाटा, गरनई, मलाड और बट्टल वालियों के जो एरिया हैं, जो उधमपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में जोड़े गए हैं, मजालता के साथ जोड़े गए हैं, तो इस चीज़ के लिए लोगों ने, इस चीज़ का काफ़ी लोगों के अंदर आक्रोश है। ये इन चीज़ों का जो पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं, लोकल स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में ना लेकर बनाई गई पॉलिसियों का नतीजा है। ठीक इसी तरह से पंचैरी, लांदर पमाग एरिया के जो लोग थे, उनकी अब वहाँ की एक कॉन्स्टिट्यूंसी की जो डिमांड थी, उनकी डिमांड को पूरा ना किया गया, उसको 3 हिस्सों में तोड़ के उन लोगों के साथ भी अनजस्टिस हुआ है। इसी तरह जो पुंछ रजौरी का एरिया अनंतनाग के साथ जोड़ना, जम्मू को डिवाइड करने का जो काम किया गया है, ये डिलिमिटेशन द्वारा इस चीज़ से, मतलब लोग जो हैं, लोकल लोग जो हैं, पूरी तरह से जम्मू के लोग आक्रोशित हैं।
और हमारी डिमांड है कि इस पे दोबारा से एक बार रिव्यू किया जाए और जो लोगों की बात है उसको सुना जाए। एकजुट जम्मू जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, क्या इसके विरोध में, डिलिमिटेशन के विरोध में जो है वो अपनी आपत्तियां जो है दाखिल करवाई? देखिए 24 जून 2021 को एकजुट जम्मू ने 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोटेस्ट किया था, जिसमें डिमांड की थी कि लोकल स्टेक होल्डर्स को आप इसमें उनकी जो आपत्तियां, उनकी बात सुनी जाए, जो उसमें जो कमियां हैं उसको पूरा किया जाए। लेकिन इन लोगों ने इस तरह की कोई बात नहीं सुनी, जिसका नतीजा आज लोग सड़कों पे हैं। क्या मानते हैं कि जो भी पॉलिसी डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट आई है ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर केंद्र सरकार या भाजपा सरकार जो है उसके इशारों पर ये रिपोर्ट तैयार की गई? चंद गिने चुने उनके जो अपने मिनिस्टर वगैरह लोग हैं तो उनकी बात सुन के ही इस पे काम किया गया है, जबकि स्टेक होल्डर्स जो लोकल पब्लिक के और भी पार्टियों के लीडर हैं, कोई लोकल सोशल वर्कर्स हैं, इन लोगों की बात सुननी चाहिए थी, जो कि नहीं सुनी गई। एकजुट जम्मू जो है अब इस डिलिमिटेशन जो रिपोर्ट जो आई है इसका पूरी इससे सेटिस्फाइड नहीं है, इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। तो जो लोकल लोग जो डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड सुनी जानी चाहिए, उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। सर हम रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन में कमिश्नरी में काम करते हैं एज ए कैजुअल लेबर और नीड बेसिस। हमारी सैलरी पिछले 1 साल से वेजेस हमारी जो पेंडिंग हुई है, हम जो लगे थे, हम जगती प्रोजेक्ट में लगे हुए थे। जगती प्रोजेक्ट पिछले 2015 में बंद हो गया, ठीक है सर। वो उसके बाद हमारी जो सैलरी थी, पहले हमारी सैलरी निकलती थी उसमें TRTs में, उसके बाद हमारी सैलरी वेज में आने लगे। हमारी प्रॉपर चैनल से तनख्वाह निकलती थी थ्रू ट्रेजरी। तो उसके बाद हमारी इस साल में हमारा बजट यहाँ से गया सेक्रेटरीट में, सेक्रेटरीट से उन्होंने मिस में प्रिंट हो गया उनसे, और इसकी वजह से हमारी जो सैलरी इस साल की नहीं आई है। तो हम आपकी वजह से, आपकी मीडिया की वजह से हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारी पिछली पेंडिंग सैलरी है वो हमारी रिलीज़ कर दे। धन्यवाद सर, और कुछ नहीं कहना। जी आज गली थोड़ा सीधे इधर सीधे आओ, इस तरह आओ। ओके थोड़ा जी गली का उद्घाटन किया गया, कितनी लागत इससे और कितना फ़ायदा जो है यहाँ के लोगों को? देखिए ये गली जो है 14 FC में रखवाई गई थी 3rd-4th फेज़ में। इसमें तकरीबन 1,70,000 रुपये जो यहाँ का काम हुआ है। इसमें नालियाँ भी, इनकी साइड की नालियाँ की साइड की ड्रेन्स जो वो भी काफ़ी खस्ता हालत में थी, और ये गली भी काफ़ी खस्ता हालत में थी। तो इससे जितने भी घर यहाँ पे अंदर, जितने भी घर हैं 8-10 घर यहाँ पे हैं जिनकी फैमिलीज़ हैं, उनको काफ़ी इससे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये बाज़ार से बिल्कुल कनेक्टेड है। तो साफ़ सफाई जो है इसमें होनी चाहिए थी, क्योंकि पहले जो उबड़ खाबड़ थी तो उसमें साफ़ सफाई नहीं हो पाती थी। तो अभी इसके जितने भी फैमिलीज़ हैं उनका काफ़ी यहाँ पे इनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। वार्ड नंबर 4 में और किस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डेवलपमेंट के जो वो चल रहे हैं? देखिए वार्ड नंबर 4 में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी जो गलियाँ हैं उनके काम जो लग चुके हैं या लगने वाले हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका बस स्टैंड के अंदर एक जो है ड्रेन है, काफ़ी दुकानदारों की बहुत पुरानी, मुझे लगता है जब से बस स्टैंड बना था तब से शायद वो ड्रेन कभी बनी नहीं। तो 10 लाख की लागत से वो बनी हुई है। एक सेंटर ड्रेन है, उसका भी तकरीबन कोई 9,80,000 रुपया उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ठेकेदार शायद 2-4 दिन में उसका काम को भी शुरू कर देगा। जो सेंटर की ड्रेन है उसका काम भी 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो कॉलोनी में जो पार्क थी वहाँ पे एक जिम का बन कर दिया गया है, टेंडर उसका हो गया, वो भी जिम भी लग जाएगा। उसकी जो ब्यूटिफिकेशन के लिए भी काम चल रहा है। बाकी जितनी गलियां नालियां थी आप देखेंगे कि तकरीबन जो है बाज़ार से लेकर के ऊपर तक के काफ़ी गली नालियां बन रही हैं, और जल्दी उनका सभी का उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। पूरी करो, 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 पूरी करो। हम हमारा अपना हक मांगते हैं, हम हमारा हक मांग रहे 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 हैं।
सैलरी रिलीज करो, हमारी सैलरी रिलीज करो, हमारी सैलरी रिलीज करो, हमारी सैलरी रिलीज करो, हमारी सैलरी रिलीज करो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हमारी सैलरी रिलीज करो, हमारी सैलरी रिलीज करो, हमारी सैलरी रिलीज करो, हमारी सैलरी। उस साइड दे यार, उस साइड चलो, उस साइड चलो, उस साइड दो रानी कटो कटो सारे एक सेकंड बेरोजगार युवाओं को बता दो, बता दो, 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 युवाओं पर बल प्रयोग करना, युवाओं पर बल प्रयोग करना बंद करो, बंद करो, युवाओं पर बल प्रयोग करना बंद करो, बंद करो, युवाओं पर बल प्रयोग करना बंद करो, बंद करो, युवाओं पर बल प्रयोग करना बंद करो, बंद करो, युवाओं को बता दो, बता दो, बता दो, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार युवा। देखिए, सबसे पहले तो जो बीते कल जो है बॉर्डर बटालियन फोर्स के जो आवेदक थे उनके साथ जो पुलिस बल प्रयोग कर जो बर्बरता दिखाई गई, लाठीचार्ज किया गया, कई घंटे उनको पुलिस स्टेशन के अंदर डिटेन रखा गया, हम उसकी जो है कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। देखिए, ये सरकार की नीतियां ही हैं जिस कारण जम्मू कश्मीर का युवा आज सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हो रहा है। जम्मू कश्मीर में युवा हताश हो चुका है, बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और बेरोजगारी के मामले में हमारा जम्मू कश्मीर राज्य जो है देश में चौथे पायदान पर खड़ा है। इसमें और इजाफा करते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 से पहले की जो भर्ती अधिसूचनाएं थी उन तमाम सूचनाओं को रद्द करने का निर्णय ले लिया है। 2020 के अंदर भी जो ऑनलाइन भर्ती अधिसूचनाएं निकाली गई थी चतुर्श्रेणी के एम्प्लॉयज़ के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए, उसको भी 2020 में पूरा करने का लक्ष्य था, जिसको आज तक पूरा नहीं किया गया। इसके साथ ही स्टेनो, असिस्टेंट स्टेनो और टेक्नीशियन, ड्राइवर, तमाम दर्जनों फाइलें हैं जो सचिवालय के अंदर भर्ती की फाइलें इस समय धूल चाट रही हैं। यानी जम्मू कश्मीर का युवा पूरी तरह से हताश हो चुका है, उसका सरकार के प्रति विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। ये जो सरकार ने जुमलेबाजी एक और की है कि इसको फास्ट ट्रैक के ऊपर भर्ती प्रक्रिया को चलाया जाएगा, ये भी जुमले के सिवा और कुछ इसके अंदर साबित होने वाला नहीं है। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से अपील करती है कि प्रदेश के पढ़े लिखे बेरोजगार जो युवा हैं उनको 5,000 रुपया मासिक भत्ता दिया जाए। जो 31 अक्टूबर 2019 की जो अधिसूचना जो जारी की थी भर्ती के लिए, उसको जो रद्द करने का निर्णय लिया गया है उसको जल्द से जल्द उसको वापस लिया जाए। तमाम लंबित भर्तियों की अधिसूचना को अंजाम में लाया जाए, युवाओं की भर्ती की जाए और इसके साथ ही जो बॉर्डर बटालियन फोर्स के युवा हैं, आवेदक हैं, उनके ऊपर किसी तरह का बल प्रयोग ना किया जाए और उनकी भर्ती को तत्काल अंजाम देते हुए और पुलिस महानिदेशक के स्तर पर उन भर्तियों को अंजाम दिया जाए। बता दो बेरोजगार युवाओं को, 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 बता दो युवाओं पर बल प्रयोग करना। मौजूदा सरकार ने और उनको आए दिन ये मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उनके पास कोई चारा नहीं होता और अब तो सुचेतगढ़ को डिलिमिटेशन में उनकी असेंबली सेगमेंट को भी छीन लिया गया। तो ये उनके लिए, उनके तरफ से उनको एक फीलिंग है अपने मन में कि ये बहुत ही सरासर उनके साथ नाइंसाफी हुई है। हमने देखा परसों हमारी महिला कांग्रेस की स्टेट एग्जीक्यूटिव मीट थी, पूरे दिन की मीट थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। कल हम भावे वाली माता की मंदिर भी गए, बुड्ढन बाबा के मज़ार पे भी गए
और साथ साथ में हम बाल आश्रम भी गए, दूसरी जगहों पे भी गए, वृद्धाश्रम गए और हमने देखा कि महिलाओं की हालत, ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी कहीं नहीं बच पा रही है। जिस तरह से एसिड अटैक्स रिसेंटली हुए हमने देखा और जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से आशा वर्कर्स को भी इतने वक्त काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। 2000 रुपये उनको कहते हैं कि देंगे, लेकिन वो भी 2000 रुपये उन्हें वक्त पे मिलते नहीं। और उसके अलावा जो दूसरी भी वर्कर्स है, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो या फिर ऐसी महिलाएं हैं जो विडो हो जाती हैं, तो गवर्नमेंट ने सिर्फ 40 साल के ऊपर की आयु की महिलाओं के लिए पेंशन रखी है, लेकिन अगर वो 40 साल के आयु से नीचे होंगी, जो कि लाजमी है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लोग मारे जाते हैं, तो उसके बाद लड़कियां बहुत जल्दी बहुत कम उम्र में विधवा हो जाती हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन भी है। तो हमारी काउंसिलर्स जो यहाँ पर आई हैं वो लगातार इस मुद्दे को उठाती हैं कि इनको ज़्यादा इनकी पेंशन बढ़ाई जाए उम्र कम रखने के बाद। जिस तरह से 40 साल के ऊपर के लोगों को पेंशन मिल रही है, उस तरह से आयु में 40 साल के नीचे भी मिलनी चाहिए। और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो महिलाओं को लगातार झेलनी पड़ती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ जाती है तो युवाओं का जो भी मतलब आज युवा रास्ते पर उतरा हुआ है, कल भी जम्मू पर प्रोटेस्ट हो रहे थे रास्ते पर उतर के, और जिस तरह से युवाओं पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, महिलाओं को मुश्किल सहना पड़ रहा है महंगाई की वजह से। इन लोगों ने एलपीजी गैस सिलेंडर, और इस सरकार के पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं होता। जब भी इनसे पूछा जाए कि कितने माइग्रेंट लेबर गुजर गए तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। सबसे पहले मैं बहुत ही ज़्यादा डीपेस्ट कंडोलेंसेस भी व्यक्त करना चाहती हूँ कि कल ही हमें खबर मिली कि एवेलांच से हिमाचल प्रदेश में कई सारे हमारे आर्मी के जवान, तकरीबन 7 जो गुजर गए, उनके परिवारों के प्रति हम शोक व्यक्त करते हैं। उनमें से 4 जम्मू से थे और अरुणाचल में, ये अरुणाचल में हुआ था। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात अगर आती है तो हमें ये लगता है कि जिस तरह से वहाँ पर इनकी डबल इंजन की सरकार है और वहाँ पर उन्होंने वो चेंज नहीं किया है जो कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को उन्होंने बदलाव लेके आए हैं और उनका हक छीना है उनसे। तो ये दोहरे मापदंड जो बीजेपी के हैं, हमने ये भी देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है उसमें सबसे ज्यादा जो स्टेट्स आते हैं उसमें से जम्मू कश्मीर एक है। तकरीबन 22% अनएम्प्लॉयमेंट का रेट यहाँ पर बढ़ा हुआ है। मनरेगा जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन का स्कीम होता है, जो यूपीए सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने इसे बनाया था और इससे बहुत फायदा होता है गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों का, उसका भी बजट इन्होंने बहुत हद तक घटा दिया है। तो अगर हम ऐसे देखने जाए तो इनके जो सारे वायदे हैं वो सब खोखले हैं। इनके अपने जो सीएम हैं और जो एमपीज हैं वो भगवा चोला धारण करके घूमते रहते हैं, लेकिन ये दूसरों के कपड़ों पर और हुलिये पर इनको बहुत हमेशा से ये है कि कल जो एक घटना एक बच्ची के साथ हुई वो बहुत ही निंदनीय घटना है। वो एक स्टूडेंट थी और जिस तरह से उस पे लड़कों ने प्रहार किया और जिस तरह से उन्होंने पगड़ी और पट्टे पहने हुए थे और उस तरह से उन्होंने यूनिवर्सिटी में एक लड़की को प्रहार किया, वो गवर्नमेंट की वो बिल्कुल निंदनीय है।
Go back, go back. Manoj Sinha, go back. 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 We want justice. 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 Sada hak. Sada hak. Sada hak. Sada hak. Go back, go back. Manoj Sinha, go back. Go back, go back. Manoj Sinha, go back. We want justice. 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 Go back, go back. Manoj Sinha, go back. हम लोग JKPSC के एस्पिरेंट्स हैं। हमने असिस्टेंट प्रोफेसर ट्रैवल एंड टूरिज़्म के लिए अप्लाई किया था। सबसे पहले 2014 में वैकेंसी निकली थी, जिसमें PSC ने इक्विवेलेंस की रिपोर्ट मांगी सरकार से, जिसकी सरकार ने इक्विवेलेंस की रिपोर्ट दी नहीं थी तब। फिर 2017 में फिर से सरकार ने 10 पोस्टें और निकाली, जो कि फाइनली इक्विवेलेंस एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी ऑन इक्विवेलेंस बनाई गई। PSC ने उनको फिर से रेफ़र किया कि इक्विवेलेंस भेजी जाए, जिसकी रिपोर्ट इक्विवेलेंस ऑफ डिग्री की रिपोर्ट PSC को हायर एजुकेशन ने दिसंबर एंडिंग में दिया। अभी रिसेंटली 2021 में दिसंबर 2021 में PSC ने हमारे इंटरव्यू कंडक्ट करवाए हैं। रिज़ल्ट PSC ने बना दिया था, रिज़ल्ट सिर्फ इशू करना था, उससे पहले ये ऑर्डर आ गया। तो हमारी यही दरख्वास्त है कि हमारा केस जो है 109 टोटल सब्जेक्ट्स के निकले थे, जिनमें से सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के बचे हुए हैं, जिनके इंटरव्यू हो चुके हुए हैं। कोई लिटिगेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे सब्जेक्ट को भी इस ऑर्डर के अंडर ना लिया जाए, और हमारे रिजल्ट बन गया हुआ है, हमारे रिजल्ट को आउट किया जाए और हमें जॉब पे लगा दिया जाए। पुनीत जी, आज का जो आपने प्रदर्शन किया, क्या वजह है? सर, वजह है कि हमारी जो सरकारें हैं, चाहे वो सरकार BJP की हो, यहाँ पर जो बैठे गवर्नर साहब, उन्होंने एक सैक की कमेटी ने ऑर्डर निकाला 2019 के तक जितने भी फॉर्म लगे SSB और PSC में, वो सभी बच्चों को बाहर निकाल दिया गया है। जबकि उन बच्चों ने 500 रुपया का फॉर्म भरा हुआ है, उस बच्चों ने मेहनत करी हुई है। और उसके साथ साथ सबसे दुखद की बात ये है सर, 2010 का फॉर्म लगा है, 2012 का फॉर्म लगा है, 14 का फॉर्म लगा है, और वो कोर्ट में स्टे ऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद कोर्ट के स्टे ऑर्डर को भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब वो गलती लॉ ऑफिसरों की है, PSC SSB की, जिन्होंने कोर्ट में से वो विकेट नहीं करवा सके स्टे। बच्चों का क्या गलती, क्या बच्चों का कसूर है कि बच्चों के आपने ऑर्डर वो करवा दिया रिक्रूटमेंट के? वो बच्चे कहाँ जाएंगे? आज अगर आपका 2019 का इम्प्लीमेंट करते हो, वो बच्चे कहाँ जाएंगे जिनका रिवोक हो गया? वो 40 साल का बच्चा फॉर्म भर पाएगा? 8 साल उसने इंतजार में बैठा है कि भाई मेरा जॉब लगेगी। अब क्या वो 42 में बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा अगर उसकी जॉब नहीं लगती? ये गवर्नर और ये सैक कमेटी के मेंबर देखते क्या है, ये करते क्या है? इनको नहीं पता कि हमने किस तरह के ऑर्डर बनाने हैं। ये IAS लेवल के ऑफिसर किस लेवल है ये IAS के? इससे तो अच्छा थे यूनिवर्सिटी लेवल का बंदा, उसकी सोच फिर अच्छी है। IAS के ऑफिसर की क्या सोच है? सिर्फ गवर्नर के पीछे पीछे भागते हैं ये, अपने घर बढ़ते हैं ये। इनको ये नहीं पता कि बच्चा हमारा काम पर, जम्मू कश्मीर का यूथ कितना फ्रस्ट्रेट, कितना डिप्रेशन में है। ये किसके लिए काम कर रहे हैं? ये हमारे लिए है। इनके दफ्तर में जाओ, सीधे मुँह ये बात नहीं करते IAS। किसके लिए बनाए गए, अपॉइंट किए गए ये? हमारी एक डिमांड है गवर्नर साहब से कि अगर आपसे काम होता है, बैठे जम्मू कश्मीर में, नहीं तो कई गवर्नर आए यहाँ से गए, आप भी बोरी बिस्तर उठाइए, चली जाइए। हमें ऐसे गवर्नर की जरूरत नहीं है। हम जम्मू कश्मीर के इलेक्शनों के टाइम आके बताएंगे इनको कि सरकारें कैसे बनाई जाती हैं यहाँ पर। सबके आगे झुकना पड़ेगा। We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? 2 मिनट रुक जाओ, बाइट बाद 2 मिनट रुको। इतना टाइम नहीं, टाइम रखना पड़ता है। पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? सबके आगे झुकना पड़ेगा। We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? सबके आगे झुकना पड़ेगा। सबके आगे झुकना पड़ेगा। We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो। ये अडावली 1196 से लेट हुआ था थे तो 1196 से लागू करो, लागू करो। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. हमारी हाँ सर, मैं अजीत सिंह, नॉन गैजेटेड पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम का चेयरमैन बोल रहा हूँ। सर, हमारे साथ बहुत बेइंसाफ़ी हुई है। 1196 से लेकर जब कि 5th पे कमीशन पूरी स्टेट एम्प्लॉय को दिया गया, और हमें पुलिस को जो है ख़ास करके ASA हेड कांस्टेबल को इससे डिनाई किया गया। उसके बाद 6th पे कमीशन आया, वो भी एज इट इज़ हमें मतलब डिनाई कर दिया गया।
अब 7th पे कमीशन आया तो उस वक्त भी हमें ये डिनाई कर दिया गया 17/10/14 के बाद जो प्रेजेंट इन सर्विस थे उनको इसका बेनिफिट दिया गया और 1/96 से 17/10/14 के बीच के पीरियड में उन जिन लोगों ने सर्विस की या रिटायर हुए उनको इसका बेनिफिट नहीं दिया गया। अब हमारी गवर्नमेंट से ये मांग है कि हमारे साथ जल्द से जल्द इंसाफ किया जाए, जबकि हमारे आधे साथी इस दुनिया से चल बसे और आधे कोई बीमार बेडों पर पड़े हैं। तो जिन लोगों ने इतनी हार्ड और फास्ट मुल्क की सेवा की है, दिन रात नहीं देखा, और उसके बाद जिस वक्त कोई ऐसा कांड होता है हमारे जवान शहीद होते हैं, 10 दिन ये बड़े शोर उठाते हैं कि ये बड़े शाहिद हैं और मुल्क के लिए इन्होंने जाने निछावर की हैं। जब ये रिटायर हो जाते हैं तो इनको कोई बात नहीं पूछता। तो हम ये चाहते हैं, पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, एक्स थे, तो अभी वो नहीं है, तो हमारा उनके साथ कोई नहीं है कि उन्हें हमें कहा कि कुछ भी करो। हम कुछ भी नहीं कर रहे, अमन शांति के साथ यहाँ आए हुए हैं। तो हम आप सबको यही बता रहे हैं कि हिजाब हमारी प्रोटेक्शन है, हिजाब हमारा सिरों का ताज है जिसे हम नहीं उतार सकते और जिसे हमें कोई कह भी नहीं सकता कि हम उतारें। आप सबको यहाँ ये कहना चाहूँगी कि जो ये सब सुन रहे थे कि प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई भी प्रोटेस्ट कहीं नहीं हो रहा। हम एक अमन शांति से बात कर रहे हैं कि हमारे कॉलेज में इस तरह का कोई भी सीन नहीं है कि हमें हिजाब पर बैन लगाया जा रहा है, जिस तरह के कर्नाटका के केस में हिजाब बैन किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें सब राइट टू फ्रीडम है कि अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इन आर्टिकल 25 वी हैव द राइट टू प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एवरी रिलीजन अकॉर्डिंग टू आवर विल एंड नो वन हैव डेयर टू इंटरफेयर इन इट। सो इन आवर कॉलेज ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपनी बहनों से कि अपने रिलीजन पे रहें और हिजाब करें, और हमें कोई नहीं मना करता और ना किसी को हमें मना करना चाहिए। हमारा जो इंस्टीट्यूशन की बात है, हमारे इंस्टीट्यूशन में बच्चों को यूनिफॉर्म है। अगर कोई बच्चा हिजाब पहन के आता है उस पर कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम है बच्चों को। तो ये जो बच्चे प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे थे, और कोई अरफान लड़का है जो हमारे कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है, वो एक्स स्टूडेंट है हमारे कॉलेज का, वो प्रेसिडेंट नहीं है, तो वो ये बता के कि मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट हूँ तो ये बच्चे प्रोटेस्ट पर आए, ऐसा कुछ नहीं। हमें अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी है। हमारा कोई बच्चा ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ना इंस्टीट्यूशन किसी बच्चे को कोई भी अनडेमोक्रेटिक वे अपनाने की इजाज़त देता है। इंस्टीट्यूशन में बच्चों को हिजाब को लेके कोई परेशानी नहीं है और ना हमने कभी बच्चों को हिजाब पर पाबंदी लाई। हमारी बच्चियां जो डेलिबरेटली हिजाब में आना चाहती हैं वो आ रही हैं, और हमारा इंस्टीट्यूशन का इसके साथ कोई लिंक नहीं है। जब हमें ये पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स को वर्गलाया जा रहा है या बुलाया जा रहा है, तो हमने अपने स्टूडेंट्स को वापस बुला लिया। हम इंस्टीट्यूशन कॉलेज के किसी स्टूडेंट को, चूँकि हमारा इंस्टीट्यूशन इस वक्त ऑफ है, ये बच्चे इस वक्त जो एक्सटर्नल असाइनमेंट है वो जमा कराने आते हैं, और वो सिर्फ चंद बच्चे जो हैं पर डे हमने एक शेड्यूल के तहत बुलाए हुए हैं। तो उनमें से जब चंद बच्चों की हमें ये रिपोर्ट मिली, और आप मीडिया को पता है कि जब हमें ये पता चला कि हमारे बच्चे किसी प्रोटेस्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने उनको वापस कर लिया। हमारा कोई बच्चा प्रोटेस्ट में नहीं जाएगा। अगर बच्चों की कॉलेज से कोई ग्रीवेंस है तो उसके लिए हमारा पूरा मैकेनिज़्म है। यहाँ रिड्रेसल सेल है, यहाँ डिसिप्लिन सेल है, यहाँ वुमेन सेल है, और यहाँ जो ग्रीवेंसेस है, एंटी रैगिंग है, उसके सारा हमारा सर इंटरनल मैकेनिज़्म है। तो हमारा कोई बच्चा किसी प्रोटेस्ट में किसी अनटोवर्ड इस किस्म के जो अनडेमोक्रेटिक वे है उसमें ना जाएगा, ना हम उसमें किसी बच्चे को जाने की इजाज़त देते हैं। उसकी तो हमें जिम्मेदारी नहीं है। अब इंस्टीट्यूशन से हमारे जो बच्चे हैं उनकी अगर रिप्रेजेंटेशन हमें राइटिंग में मिलती है तो हम वो अथॉरिटीज़ को कहेंगे कि हमारे बच्चों के अंदर एक रिजेंटमेंट है, तो इस रिजेंटमेंट को देखा जाए। वो हमारा एक डेमोक्रेटिक वे है, और विद इन द इंस्टीट्यूशन तो हमें ऐसी कोई परेशानी लाहक नहीं है। और अगर किसी जगह एक कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है तो उसका ये नहीं है कि वो नेशन सारी जो है वो ऐसे इंसिडेंट को सपोर्ट करती है, वो बिल्कुल नहीं करती। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, और हम ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी है, हमें इस पे प्राउड है। तो हमारे बच्चे भी हमारे डेमोक्रेसी पे, हमारे सिस्टम पे बिलीव रखते हैं। अगर बच्चों को कहीं लगेगा कि कोई चीज़ उनके हकूक़ के ख़िलाफ़ जा रही है तो उनके पास प्रोटेस्ट किए बगैर भी रिप्रेजेंटेशन मेमोरेंडम देने के मैकेनिज़्म से, और वो उसके तरीके से कर सकते हैं। हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर बाहर से कोई आदमी कुछ करे तो वो हमारे डोमेन में नहीं है सर।